Hello, grade 11th. How are you all? Hope you are doing so well. And many students are asking me questions. It's a very appreciable from your side that you are doing. So I am here with a one question from the exercise 1.3, which is asked by a student. The question number 5. I can reply him, but I that time I thought this question is important and it should be discussed in the video also. So here we have, how many elements has a PA? First of all, maybe I forgot to tell you about the PA. PA means power set. It is a standard notation. Standard notation of power set, right? So what is that this question is, now first of all tell me what is power set. Power set is, yes, collection of all subsets, like collection of all proper sets plus yes tell me सुपर सेट. ठीक है, तो इसमें आपने सारी कलेक्शंस लेनी है पावर सेट में. तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर पावर सेट एम्प्टी हुआ, मत मीन्स कि पावर सेट में कुछ है ही नहीं, तो आप किस तरह से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओगी, राइट? तो क्वेश्चन सिंपल है, कोई टफ नहीं है. स्टिल मैं आप ये डिस्कस करना चाहती थी. अगर देखो ए एम्प्टी है, ए का मतलब खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स दिस इज अ एम्प्टी सेट. एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितनी होगी, मतलब एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसकी कार्डिनलिटी बेटा कितनी होगी, 0. एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर सेट, हाउ विल वी फाइंड, क्या था फॉर्मूला, 2n, which was discussed in the previous video. So cardinality of power set A 2⁻0 that is equal to 1. ठीक है, अब आप सोचोगे कि जो सेट है ही खाली, उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी 1 कैसे हो सकती है ना? ये बनता है ना क्वेश्चन सोचने का, कि आप कह रहे हो कि सेट तो है ही खाली, कुछ है ही नहीं सेट में, तब भी आप कह रहे हो कि उसके पावर सेट में कार्डिनलिटी जो होगी, मतलब उसके पावर सेट में एक सेट तो होगा ही होगा, एक सबसेट तो होगा ही होगा. तो वो सबसेट कौन सा होगा? अब देखो, अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ले रही हूँ, ए इक्वल्स टू 1, चलो सिंगल एलिमेंट की एग्जांपल लेते हैं, सिंगलटन सेट, मतलब विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, आई एम टेकिंग सिंगलटन सेट. तो इसका पावर सेट क्या होगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी आप पावर सेट लिखते हो, पावर सेट में सबसे पहले कौन सा सेट आता है, एम्प्टी सेट. उसके बाद एक तो आपका यही बनेगा, मतलब जो इसका पावर सेट है उसमें दो ही सबसेट होंगे, एक तो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, और इट्स सेल्फ, ये कौन सा सेट है, सुपर सेट इज सबसेट ऑफ ए. इट मीन्स अगर पावर सेट में, सॉरी, अगर सेट में एक ही एलिमेंट है तो आपके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2. उनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2. तो इट मीन्स अगर आपका पावर सेट अगर आपका सेट खाली है, तो खाली सेट की कार्डिनलिटी का जो पावर सेट बनेगा उसमें भी वो एक एम्प्टी तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, दैट विल बी एम्प्टी सेट, राइट? So we have cardinality of a empty set is, when we are finding the power set of empty set, that is 1, right? Next, one more concept I want to discuss in with you, that is related to identity. ठीक है, तो बेटा अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब 1 नहीं होता. ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस पर हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं. लाइक अगर देखो, मेरे पास कोई ए नंबर है, ठीक है, ए नंबर में अगर मैं ऑपरेशन प्लस का ले रही हूँ, मतलब अंडर एडिशन हम कर रहे हैं, तो ए की आइडेंटिटी क्या होगी, ए में आप क्या प्लस करोगे कि आपको 0 मिल जाए. ठीक है, तो अब देखो ए में आप क्या प्लस करोगे, बोलो, ए में क्या प्लस करोगे, -a प्लस करोगे ना, तो आपको 0 मिलेगा. 0 इज़ द आइडेंटिटी, 0 इज़ द आइडेंटिटी. ठीक है, और जो ये आपने -a लिखा है, ये है क्या है, इनवर्स. अब जरूरी नहीं है कि सारे इनवर्स -a ही होते हैं और सारी आइडेंटिटीज 0 ही होती हैं, नो. ऑपरेशंस जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, आपकी आइडेंटिटी भी चेंज होती जाएगी. तो अगर देखो, अगर आप प्लस की जगह, अब प्लस को अगर आप चेंज कर रहे हो, ए मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई आप किससे करोगे कि आपको यहाँ पर 1 मिले. ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, टेल मी, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/a के साथ. तो इट मीन्स ए का इनवर्स
अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है 1/a और हमारी आइडेंटिटी क्या है 1। ठीक है, तो बेटा आपने याद रखना है एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है 0। जैसे देखो 2 में आप क्या प्लस करोगे कि 0y, क्या प्लस करोगे -2। ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया होता कि 2 आपने नेचुरली लेनी है, इंटीजर्स ही लेनी है। देखो दुनिया में ना सबसे पहले नेचुरल नंबर आए। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। उसके बाद देखो अब इस नंबर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक नंबर डिराइव किया दैट इज़ -1। 2 को ख़त्म करने के लिए उन्होंने नंबर डिराइव किया -2। इस तरह से हमें इंटीजर्स मिले। ठीक है, फिर देखो जब आपने आपने 2 को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले, तो इस तरह से नंबर्स की इन्वेंशन होती गई आगे की आगे। अब जैसे +1 में है, 10th में आपने एक टॉपिक किया था ना जिसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था और वो आपको इमेजिनरी नंबर देता है। अब +1 में, अब देखो 10th में तो आप कहते हो डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा, मतलब ये तो कोई नंबर ही नहीं है, ये तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन +1 में जाके ये वाले नंबर भी एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 और 4 आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आई थिंक फोर्थ चैप्टर इट इज़। तो देखो मीन्स कि हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग ना नंबर्स भी डिराइव किए हैं। पहले नेचुरल बनाए, फिर हमने नेगेटिव नंबर्स बनाए, मतलब नेचुरल्स के आगे नेगेटिव लगा दिया, फिर नेगेटिव्स बन गए, इस तरह से फिर हमने रैशनल्स बनाए। तो ये सारे नंबर अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमने डिराइव किए हैं। ठीक है, और फिर जब हमारी नीड आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना दिए कि जो एग्जिस्ट नहीं करते वो भी बना दिए, उस पर भी हमने एक बुक लिख डाली। ठीक है, तो ये सारी स्टडी है। तो आइडेंटिटी तभी मैं डिस्कस करना चाहती थी। आइडेंटिटी वो क्या होती है कि आपको कोई नंबर गिवन है, आपको कोई सेट गिवन है, आप उसका कोई अपोजिट ले आओ अंडर एनी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन लगाओ, एडिशन लगाओ, तो आपको आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तो आपने जो लॉ किया था दैट इज ए की एक तो अपने साथ यूनियन को हम क्या बोलेंगे ए, ये था हमारा आइडेम्पोटेंट। ठीक है, और दूसरा हमने किया था, तो बेटा वहाँ पर हमारा आइडेंटिटी लॉ ये था ना ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए की एम्प्टी सेट के साथ अगर आप यूनियन लेते हो तो आपको ए ही मिलता है। जैसे देखो 2 में आप 0 प्लस करते हो आपको 2 ही मिलता है ना, 2 + 0 इक्वल्स टू 2। सेम वही केस है, तो यहाँ पर 0 क्या है, 0 इज़ द आइडेंटिटी। इसी तरह जब ए सेट की आप खाली सेट के साथ यूनियन करोगे आपको ए सेट ही मिलेगा। जब किसी नंबर में ऐड, मल्टीप्लाई या कोई और ऑपरेशन, ये तो सिर्फ आपने 2 ही ऑपरेशंस किए हैं प्लस एंड मल्टीप्लाई, +2 तक आप यही पढ़ोगे। आगे जब आप बीएससी करोगे तो आपको और ऑपरेशंस आ जाएंगे। जैसे देखो यूनियन एक नया ऑपरेशन मिल गया ना, इंटरसेक्शन भी एक नया ऑपरेशन आएगा। तो मीन्स ए के साथ ए और फाई पे आप एक ऐसा ऑपरेशन लगा रहे हो जिससे ए को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे देखो 2 में आप आइडेंटिटी को प्लस कर रहे हो, 2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली ए में यूनियन, ए की यूनियन कर रहे हो एम्प्टी सेट के साथ, तो ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी है ना, सेट की आइडेंटिटी याद रखना है, एमसीक्यू आ सकता है। आइडेंटिटी ऑफ सेट इज, आइडेंटिटी ऑफ सेट इज, देखो सेट की आइडेंटिटी सेट में ही होगी, नंबर की आइडेंटिटी नंबर में होगी। ठीक है ना, तो वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ सेट इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और फाई। Clear? So let us do our next topic, that is intersection. So please note down everything, I have written it, prepare your proper notes. So बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स लेना। अगर आपके पास 2 सेट हैं और उन 2 सेट्स के बीच में आपको कुछ भी कॉमन मिल जाए, दैट इज़ द इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेन डायग्राम ड्रॉ की हुई है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और ये जो येलो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, वो उस कॉमन पार्ट को हमने शेडेड कर दिया, दैट इज ऑफ येलो कलर। ओके, सो यू हैव लेट ए एंड बी आर द 2 नॉन एम्प्टी सेट। देखो मैंने यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट लिया, मतलब वो खाली नहीं है। ठीक है, देन इंटरसेक्शन ए and B consist common elements of both A and B, common elements of both A and B। अब देखो यूनियन में क्या कर रहे थे हम, यूनियन में लगा रहे थे और, ठीक है, और यूनियन में हम लगा रहे हैं और, इंटरसेक्शन में हम लगा रहे हैं एंड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ये आपने याद भी रखना है, यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड। ठीक है, आगे देखो आपको मैं इसका मतलब ये बताऊंगी कि यूनियन है तो प्लस मल्टीप्लाई करना है, इंटरसेक्शन है या प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी हम नहीं करते क्योंकि अभी सिर्फ हम सेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जब हम कार्डिनैलिटी की बात करेंगे, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें प्लस और मल्टीप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई थिंक दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ NCERT book, so I'm going to discuss that thing over there. So intersection definition will be written in this form: A intersection B equals to, for all curly bracket, x is such that x belongs to A and x belongs to B. अब देखो इसका क्या मतलब है कि आपके पास दो सेट हैं, A एंड B। हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, देखो अगर नहीं होगा तो हमने इंटरसेक्शन की बात ही नहीं करनी, तो इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी सेट, खाली होगी, कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने बात ही तब करनी है इंटरसेक्शन की जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, तो पहले देखो एग्जाम्पल देख लो, फिर ये वाली डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एंड क्यों लगाया है। If A equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and B equals to 2 3 5 and 7, you are to find intersection। तो देखो बेटा दोनों सेट में कॉमन क्या है, 2 3 5 7 इज कॉमन, तो दिस इज योर इंटरसेक्शन। क्लियर। अब देखो बेटा, अब इसी एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करती हूँ। ये था मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मेरे पास जो बी सेट है, बी सेट में ये देखो, दिस इज माय बी सेट। इसको थोड़ा और शेडेड करते हैं, आपको क्लियरली दिखाई देगा। सो बेटा अब देखो, ये आपका ए सेट था और ये आपका बी सेट है, दिस इज सेट बी। अब देखो ए और बी में क्या कॉमन है, ये मैंने इसको वेन डायग्राम से बना दिया इस तरह से। ठीक है, 2 3 4 5 एंड 7 ये मेरे कॉमन थे ए एंड बी में। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ ए इंटरसेक्शन बी में से, मतलब मैं क्या ले सकती हूँ, 3, मान लो 3 ले लो, 3 ए को भी बिलोंग करेगा, यहाँ पे और आएगा या एंड आएगा, बताओ। एंड आएगा ना, और तो नहीं ना आएगा, क्योंकि जो 3 है वो 3 ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड 3 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। चेक कर लो, 3 ए को भी बिलोंग कर रहा है, 3 बी को भी बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम इंटरसेक्शन में एंड लिखते हैं और हम यूनियन में एंड नहीं लिखते, वहाँ पर हम और लिखते हैं, क्योंकि यूनियन में ज़रूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ कॉमन पड़ा हो, ज़रूरी नहीं है। अगर कॉमन पड़ा होगा तो वो इंटरसेक्शन निकाल के अलग से लिख लोगे आप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से, मतलब कि यूनियन की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ x, तो या तो वो a को बिलोंग करेगा या फिर वो b को बिलोंग करेगा, दिस इज द यूनियन। अच्छा, ये जो थी आपके पास एग्जाम्पल, ये तो बेटा इंटरसेक्शन है। अब जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं वो तो छोड़ दो ना, वो तो आपने लेने ही नहीं है। सपोज ये देखो, दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 ले रही हूँ मैं, और यहाँ पर मान लो मैंने लिया है 3 नहीं लेना, 4 A 7। ठीक है, और ये जो शेडेड पोर्शन है ना, मान लो इसमें 5 है। अब बेटा ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं कोई भी नेक्स्ट दोबारा डिस्कस करते हैं, वेट, इसको मैं अलग से पेपर पे लिखती हूँ। देखना बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने ए को लिया है 1 2 3 4 और बी को लिया है ए बी सी एंड 4। ठीक है, सबसे पहले ही मैंने यूनियन निकाली। यूनियन मतलब सबको कंबाइन करके लिख देना, कलेक्टिवली लिख देना। 1 2 3 4 ए बी सी सेट है तो रेपिटेशन नहीं होगी, 4 एक ही बार आएगा, ये आपको पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटरसेक्शन आपकी क्या आ गई, 4। अब देखो मैं इसकी वेन डायग्राम बना रही हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये कर रहा है बी को। अब जो 4 एलिमेंट है ये तो कॉमन हो गया, मीन्स जो 4 एलिमेंट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4। अब मान लो कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट था कॉमन, हो सकता है और भी कुछ हो। ठीक है, तो मीन्स जो आप x को जो 4 लोगे, 4 बिलोंग कर रहा है a को एंड 4 बिलोंग्स टू b। जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हो, अब आ जाओ उस पे यूनियन पे,
तो यूनियन में एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही थी कि वहाँ पे और क्यों लिख रहे हो। देखो जब हम यूनियन की बात कर रहे हैं, अब हम मैंने बेटा यहाँ पे 4 नहीं लेना, ये स्पेशल केस बन गया, इंटरसेक्शन होगी बाहर निकाल दो। अब मैंने यहाँ पे 4 को नहीं लेना, ठीक है, 4 मैं ले भी सकती हूँ, लेकिन अगर आप डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन ही रहेगी कि आप बोलोगे मैम 4 तो ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड 4 तो बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि हम यूनियन में और लिख रहे हैं। आपने फिलहाल यहाँ पे 4 नहीं लेना, क्योंकि 4 को हमने निकाल दिया है किसके साथ, इंटरसेक्शन में, कॉमन एलिमेंट में निकाल दिया है। अब देखो, अब इसमें मैं मान लो 2 ले रही हूँ, मैंने एलिमेंट कौन सा लिया, 2। अब जो 2 एलिमेंट है या तो ए को बिलोंग करेगा या फिर 2 एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, बी को। तो ये हमने बिल्कुल ठीक लिखा है ना, 2 एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, ए को कर रहा है, बी को तो कर ही नहीं रहा। तो हम ऐसे लिखेंगे ना, 2 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू बी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 का पता है, मुझे 2 एलिमेंट का पता है, तभी मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती। मुझे पता है 2 एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए में से ही आएगा। लेकिन जब आप x की बात करते हो, जो एलिमेंट आपको पता ही नहीं है, जिस एलिमेंट के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो उस एलिमेंट के बारे में आप क्या कहोगे। अगर मैं मान लो कि कोई x था, x यहाँ पर भी पड़ा हो सकता है, x यहाँ पर भी पड़ा हो सकता है, तो हम उसके बारे में यही करेंगे ना, x बिलोंग करेगा a को या फिर x बिलोंग करेगा b को। तो ये इसकी डेफिनेशन है यूनियन की। जब आप इंटरसेक्शन लिखते हो तो आपने एंड लिखना है, जब आप यूनियन लिखते हो आपने और लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि वहाँ पर हम एक्स की बात करते हैं, जर्नल बात करते हैं, पर्टिकुलर सेट की बात नहीं करते। ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये पर्टिकुलर केस है। जर्नल वो होता है केस जिसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, जिसमें दूसरे सेट में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमें नहीं पता। लाइक आपको कोई दे दे, वो इंटीजर्स दे दे और प्राइम नंबर्स दे दें, ठीक है। आप कुछ प्राइम नंबर इटसेल्फ इंटीजर्स भी तो हैं, तो वहाँ पे वो आपकी कॉमन पॉइंट्स आएंगी ना, इंटरसेक्शन बनी होगी, तो वहाँ पे फिर वो कुछ और तरह की एग्जांपल्स होंगी। जब हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हमने सबके लिए मान के चलना है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स होती हैं ये पर्टिकुलर केस होता है, इसको अपनी डेफिनेशंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर मैं 4 की बात करूँगी ना, 4 तो ए में भी है और बी में भी है, तो यहाँ पे एंड ही आएगा, आप यहाँ पे और नहीं लिख सकते, वो तो गलत हो गया ना, फिर कॉन्ट्राडिक्शन बन गई। क्योंकि 4 तो ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड 4 बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक union and intersection, right? Next we are going to discuss about the disjoint sets, very important topic. अब देखो डिसजॉइंट सेट क्या है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब देखो हम कह रहे थे नॉन एम्प्टी सेट की, हमने भी नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, खाली नहीं होने चाहिए। अगर आपके सेट खाली हो गए, इन केस ए भी खाली है, बी भी खाली है, बी में भी कुछ नहीं है, तो इंटरसेक्शन कहाँ से आएगी, इंटरसेक्शन भी तो एम्प्टी ही होगी ना, उसमें भी क्या होगा, कुछ भी नहीं पड़ा होगा इंटरसेक्शन में। तो अगर इंटरसेक्शन ऑफ ए, सॉरी, अगर ए भी एम्प्टी नहीं है, ए इज़ नॉन एम्प्टी, बी इज़ नॉन एम्प्टी, इसका मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी। ऐसा आपको बहुत सारी थ्योरम्स में नज़र आएगा आगे बीएससी की क्लासेस में, अभी तो फिलहाल एक ही चैप्टर है आपका ये। ए इज़ नॉन एम्प्टी, बी इज़ नॉन एम्प्टी, तो इंटरसेक्शन क्या होगी, नॉन एम्प्टी भी हो सकती है, एम्प्टी भी हो सकती है। मतलब ए और बी दो अलग अलग सेट हैं, ये ए है ये बी है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स जब आपकी इंटरसेक्शन खाली होती है, जब आपकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, तो उन सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि ए और बी खाली नहीं है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, बट A intersection B is empty. These sets are called disjoint sets. So that's enough for today. Tomorrow we will start our exercise related to this topic. I think one topic is one or two definitions are left, A minus B, B minus A and complement. We will discuss first of all question based on union and intersection. Then we will do the next topic. So thank you students. Stay connected, stay tuned, stay home and take care of yourself. Thank you.